अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक स्लिप फ्लो पर है। स्लिप फ्लो बेसिकली पहले ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। आपको पता है जब भी फ्लूइड किसी सॉलिड सरफेस के करीब आता है तो बेसिकली फ्लूइड और सॉलिड सरफेस कोहेशन एडेशन पता नहीं इस तरह की कोई टर्म होती है, ड्यू टू दैट रीज़न वो सॉलिड सरफेस के साथ स्टिक कर जाता है, जिसकी वजह से हम ये एज्यूम करते हैं कि जो अगर सॉलिड सरफेस मूव कर रही है तो जो सॉलिड सरफेस की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इस फ्लूइड की होगी विच इज़ इन कांटेक्ट विद दैट सॉलिड सरफेस। तो इसीलिए इसे इस एजम्पशन को कि द स्पीड ऑफ द सॉलिड सरफेस एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सरफेस इज़ द सेम, इस एजम्पशन को नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। ठीक है। नाउ ऑन द कंट्रेरी स्लिप कंडीशन ये होती है कि अगर ये दोनों स्पीड्स डिफरेंट हों। अब ये क्यों डिफरेंट होंगी? अगर समहाउ कोई लिक्विड फिल्म मौजूद हो, अगर सॉलिड और फ्लूइड के दरमियान कोई स्लिपरी सरफेस मौजूद हो तो फ्लूइड सॉलिड सरफेस के साथ स्टिक नहीं करेगा बल्कि स्लिप करेगा। बात समझ रहे ना आप? तो स्लिप और स्टिक में ये फ़र्क है। तो सॉलिड सरफेस और फ्लूइड की वेलोसिटी में इस रीज़न की वजह से डिफरेंस आएगा। ठीक है। तो ये तो है बेसिकली स्लिप फ्लो। अब यहाँ पे हमारा जो स्लिप फ्लो है ये अब देखें फ्लो की ज्योमेट्री इस तरह से है कि यू हैव अ सॉलिड सिलेंडर जिसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और फ्लूइड फ्लो की रीज़न क्या है कि हमारा जो सिलेंडर है ओरिजिनली दैट इज़ बीइंग स्ट्रेच्ड। ये बेसिकली दो रिसर्चर्स ने पेपर लिखा है। ये CY वोंग, ये USA के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये वैसे हमारी मैथमेटिक्स में काफ़ी फेमस प्रोफेसर हैं, इनके काफ़ी पेपर्स हैं इस फील्ड में। और दूसरे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग के। पता नहीं इनके नीचे पॉक फोलम रोड लिखा हुआ है। एनीवेज वन ऑथर इज़ फ्रॉम USA एंड द अदर इज़ फ्रॉम हांगकॉन्ग। ठीक है। तो ये द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग से हैं दूसरे ऑथर। ठीक। तो जैसे मैंने आपको रिसर्च पेपर पढ़ने का तरीका बताया कि जो बात इसमें लिखी हुई थी एब्स्ट्रैक्ट में, मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी है। अब हम आते हैं इसकी मैथमेटिक्स की तरफ, जो हमारा ओरिजिनल काम है। अब मैथमेटिक्स इसकी ये है ये अच्छा, इन लोगों ने ये किया है कि गवर्निंग जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है ये आपको नहीं दी, बल्कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन दिए बगैर ही आपको बता दिया है कि अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में डालें तो आंसर ये आएगा। ठीक है। अब नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में ढूंढ लें, अगर आसानी से मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं आपको LMS पे दे दूंगा। ठीक है। उसकी पिक आपसे मैं शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। तो आपने करना ये होगा, जस्ट आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे उस तरह से। देखें ये ईटा है, दिस इज़ W, दिस इज़ U is I think radial velocity and the W is the azimuthal velocity. ठीक है। When you will put in that Navier-Stokes equation और ट्रांसफॉर्मेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 और 3, यानी एक इक्वेशन F के लिए और दूसरी G के लिए आएगी। ठीक है। और नो स्लिप कंडीशन की वजह से जो सिलसिला होगा, जो रिलेशनशिप बनेगी, उससे इक्वेशन नंबर ये 5 और 6 आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी एलेबोरेशन भी मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले तो बात तो ये है कि मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट ये है कि आपने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ढूंढनी है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और उसमें इक्वेशन 1 ट्रांसफर पुट करके 2 और 3 बनानी है। और सिमिलरली ये जो स्लिप फ्लो के लिए वेलोसिटी दी हुई है, इसकी हेल्प से आपने ये गवर्निंग इक्वेशन बाउंड्री कंडीशंस बनानी है। तो ये असाइनमेंट है आपकी, कर लें, हो जाए तो ठीक है, वरना मैं आपसे वही बात मैं LMS पे आपसे इसकी जो कैलकुलेशन है एग्जैक्ट वो आपसे शेयर कर लूँगा। ठीक है। ताकि आपको आसानी, ताकि आपको मुश्किल ना आए। सही। और इस तरह से ये रेलेवेंट बाउंड्री कंडीशंस बनेंगी। अब इस थोड़े से एनालिसिस को हम रोक देते हैं और हम असल बात की तरफ आते हैं। ये एनालिसिस आपने अभी नहीं करना। ठीक है। ये जो एनालिसिस है ये आपने अभी नहीं करना, क्योंकि अभी इससे रेलेवेंट बात नहीं होगी। अब जब दूसरी बात की तरफ आते हैं हम, यहाँ पर अलजेब्रिक डीके की तरफ।
अच्छा, अलजेब्रिक डीके का मतलब ये है, हाँ यस, यहाँ से न्यूमेरिकल मेथड की तरफ। तो मैंने जैसे आपको बताया शुरू में कि आपने नेवी स्टोक्स इक्वेशन पुट करने से ये आपकी ओडीज बन गई, ये बाउंड्री कंडीशंस बन गई, और फिर आपने इस एनालिसिस की तरफ अभी तवज्जो नहीं देनी, आपने आना है यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड के, इसे सॉल्व कैसे करना। तो और मैं बात कर रहा था अलजेब्रिक डीके की तरफ। देखें रीज़न, देखें इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ये आता है, यानी इस प्रॉब्लम में मसला ही आता है, इसे ऐसे समझना चाहिए। इस प्रॉब्लम में मसला ये आता है कि जब आप इसे सॉल्व करते हैं ना, तो आपको डोमेन काफ़ी लंबी रखनी पड़ती है। उस डोमेन को लंबा रखने की वजह से आपके कंप्यूटर को भी काम ज़्यादा करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात प्रोग्राम की कन्वर्जेंस के इश्यूज़ भी आते हैं। तो इसके लिए हम ये करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, ईटा इज इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या करती है, आप ज़रा नोट करिए। हमारा ओरिजिनल था ईटा वेरिएबल था, ठीक है। अब नई ट्रांसफॉर्मेशन से हम वेरिएबल एक्स में चले जाएंगे। अब एक्स की वैल्यू अगर 2 लिखें तो ई 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये चलें एक्स की वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो ई की वैल्यू क्या होगी, 2 रेज़्ड टू पावर 3 इज़ 8 पॉइंट समथिंग। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको 8 पॉइंट समथिंग अगर आपने डोमेन रखनी हो, तो और अगर आपने 8 डोमेन लेनी हो, तो आपको ज़ाहिर है ईटा की वैल्यू 8 देनी पड़ेगी, डोमेन आपको 8 लेनी पड़ेगी। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करने के बाद आपकी जो नई डोमेन आएगी वो एक्स में आएगी, और एक्स की वैल्यू आपको सिर्फ 3 रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, बात समझ गए ना आप। तो इस टेक्निक को कहते हैं डोमेन कंप्रेशन टेक्निक, ठीक है। इससे आपकी डोमेन कंप्रेस हो गई, यानी हुआ क्या कि अगर आपकी ओरिजिनल डोमेन आपको 8 चाहिए थी, तो अब आपको सिर्फ 3 पुट करनी पड़ेगी, और अगर आपको, या इसी तरह से ओरिजिनल डोमेन अगर आपको 16 चाहिए थी, तो यहाँ पे तकरीबन कोई 4 के करीब या इससे भी बल्कि कम रखनी पड़ेगी। बात समझ गए ना आप। उससे फ़ायदा ये होगा, आपकी डोमेन श्रिंक हो जाएगी, आपके कंप्यूटर को भी कम काम करना पड़ेगा, और उसके प्रोग्राम के कन्वर्ट करने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। मेरी बात समझ गए आप लोग। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करें तो बात समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उसी तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके आप वो ये बाउंड्री कंडीशंस भी देखें ना, ये बाउंड्री कंडीशन ईटा कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखी हुई हैं, ये वाली। जब आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाएंगे यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये बनेगी रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब आप लेके कैसे जाएंगे, ये बड़ा आसान है कि लेट्स से एफ ऑफ ईटा का विद रिस्पेक्ट टू ईटा डेरिवेटिव है, आपने इसको एक्स में लेके जाना है, तो डी एफ ओवर डी ईटा इज़ इक्वल टू डी एफ ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी ईटा, और डी एक्स ओवर डी ईटा की वैल्यू आप इस रिलेशनशिप से आसानी से निकाल सकते हैं। देखें ना, आप यहाँ से निकालेंगे डी ईटा ओवर डी एक्स, दैट वुड बी ई रेज़्ड पावर एक्स, तो डी एक्स ओवर डी ईटा क्या हो जाएगा, ई रेज़्ड पावर माइनस एक्स। बात समझ गया ना आप। तो ये होपफुली दिस कैलकुलेशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ये बिल्कुल बीएससी लेवल की मैथ्स है, बल्कि उससे भी नीचे की। तो ये आप अप्लाई करें, ये आपके पास गवर्निंग क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। तो देखें, अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई कर लें तो समझ लें आपने एक पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है। और ये फिर उसके रिजल्ट्स लिखे हैं, वी विल नॉट गो इनटू दीज रिजल्ट्स। ये देखें, ये डोमेन थी कि बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 2a लिखा हुआ है, और ये WS इज़ द वेलोसिटी विद विच ये सिलेंडर को स्ट्रेच किया जा रहा है। ये सिलेंडर इस रफ्तार से मूव कर रहा है, ये इसकी सरफेस WS रफ्तार से मूव कर रही है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, ग्राफ्स हैं, एंड दीज वर ऑब्टेन्ड बाय व्हेन दीज इक्वेशंस वर सॉल्व्ड। ये इक्वेशन जो 28, 29 को 30, 31, 32, 33 इन बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से सॉल्व किया, ठीक है। तो अगेन वही बात मैं अपने सारी बात को रिपीट सम अप कर देता हूँ कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई की, इक्वेशन 203 बन गई, और ये फिर ये स्लिप फ्लो के लिए ये रिलेशनशिप है, एन US स्लिप वेलोसिटी इज इक्वल टू n इंटू टॉ, ठीक है। टॉ इज़ द शेयर स्ट्रेस। तो उसकी हेल्प से ये 5 और 6 बन जाएंगे। मेरे ख्याल में 5 और 6 आपसे मुश्किल से ही बनेंगी,
मैं आपसे ये शेयर कर लूँगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से न्यूमेरिकल प्रोसीजर, न्यूमेरिकल मेथड से आप देखें कि ईटा इज इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्सपुट किया तो ये रिलेशनशिप बन जानी चाहिए, ठीक है। एंड और फिर इसको किस टेक्निक से सॉल्व किया, ठीक है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।